अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग फॉर मी एट लीस्ट। जियो पाकिस्तान with Huma and Abdullah here. And all the लाहौर कलंदर fans out there as well. So आपको पता ही है कि जब भी लाहौर का किसी के साथ मैच पड़ता है तो हम तो लाहौर की साइड पे होते हैं, एटलीस्ट मैं, एक्सेप्ट दैट के इस्लामाबाद और लाहौर का मैच होता है तो फिर हुमा जो है वो ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाती हैं। Every morning this guy does that. आप लोगों ने नोटिस कर लिया है ना, ये तसलसल से आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ ऐसे दिन गुजर रहे हैं जहाँ रोज अब्दुल्ला कोई नया वर्ड सीख के आता है। ये तो बहुत पुराना वर्ड है। This is the biggest Urdu word ever. नहीं, तसलसल में क्या है, मेरी बात सुने, लेकिन तसलसल से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आज। Thank you. तसलसल इज लाइक गुड इम्प्रूवमेंट। काफी है। अच्छा, एनीवे इतने बड़े वर्ड के नीचे इसने दफन कर दी हमारी जीत, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। इट वाज अ ग्रेट मैच बाय द वे। ये क्रिकेट की हम जरा डिटेल में जाके और बात करेंगे लेटर इन द शो। कोरोना से अमवात की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बस ब्रीफली मैं आपको क्विकली बता दूं, 42 अफराद की जान गई है गुज़श्ता 24 घंटों में। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से लोगों की हालत तशवीशनाक भी है। वील टॉक अबाउट दैट लेटर। जरा अब आप लोग हमें कह रहे हैं कि आपने राशिद खान के कैमियो की बात हम करेंगे ना, तफसील से बात हम अपने तज्जियाकारों से भी पूछेंगे कि कल राशिद खान ने क्या चार चांद लगाए और क्या वो जबरदस्त वो छक्के मारते नहीं, वो छक्के जड़ते हैं। मतलब क्या रेंज है उनके छक्कों की। फुल डिस्क्लोजर, आई डिड नॉट वॉच द एंटायर मैच, सो आई माइट हैव मिस्ड दिस। मैंने शुरू वाला पार्ट तो शायद नहीं देखा, बीच में बिट्स एंड पीसेस में देखता था, लेकिन आखिर ज़रूर देखा था बिकॉज मुझे था कि ज़रा बेहतर रन बना लें। फिर 199 तक पहुँच गए। खैर, हम ज़रा एक और मामले की बात करेंगे जिस पे कुछ दिन से बात हो रही है और ट्वीट्स भी हमने देखी, मुख्तलिफ अतराफ से आ रही हैं और कोई किसी को मनाजरे का चैलेंज दे रहा है। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम यहाँ पे और ये जितने भी लीडरान हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान और रहनुमा हों या फिर मुस्लिम लीग नून के हों, ये सारे बातें करते रहे, मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। अच्छा जी, तो आपको ज़रा डिटेल में बताते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी बज़ाहिर तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मिशन है और मुल्क में मौजूद लीगी क़यादत का भी वादा है कि नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। अब नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई हैं, उससे साफ जाहिर है कि मियाँ साहब जल्द वतन वापस नहीं आने वाले। दैट इज़ नॉट हैपनिंग। और उनके बेटे हुसैन नवाज ने भी कह दिया, डॉक्टर्स ने राय दे दी, अब कोई रिपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं, नवाज शरीफ की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मियां साहब जो है उनके प्रोसीजर्स, उनका इलाज उस वक्त खत्म होगा जिस वक्त उनके डॉक्टर समझेंगे। इमरान खान या उसके जो चेले चांटे हैं ना जी, उनकी जो है ना अपना असेसमेंट नहीं चलेगी यहाँ पे। प्रोफेशनल असेसमेंट और फैमिली जिनका की असेसमेंट जरूरी है। इन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया उस वक्त, ना आज तक जो है ना किसी के साथ रब्ता किया है। अगर उस वक्त रब्ता नहीं किया तो अब रब्ता करने का क्या फायदा। और अगर आप करें तो डॉक्टर आप करें तो मेडिकल से जो है ना भाड़ में जाए, जहाँ तक नहीं इनका ताल्लुक है, हमें जो है ना कोई परवाह नहीं है। और जिस वक्त रब्ता करना था चाहिए था उस वक्त रब्ता किया नहीं, अब तक जो है ना अपना रब्ता किया नहीं, जो है ना अब रब्ता कर लेने का भी क्या फायदा है। नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही थी जो कि बिल्कुल अब इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि उनके बेटे ने खुद ही आके कह दिया कि ये नहीं होने वाला और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ये इजाज़त बिल्कुल नहीं देती कि वो इस वक्त ट्रैवल करें। लेकिन ताजुब की बात इसमें ज़रा ये सुन लें आप, ताजुब की बात ये है कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने के ज़ोरदार दावे करने वाली हुकूमत की इस मामले पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही। वो तो चाहते थे कि वापस लाओ, वो तो they were going to do everything to bring him back. Now they are happy that he is not coming back. अब वो खुद नहीं आ सकते तो इन्होंने कहा चलो ठीक है नहीं आ सकते, तो यकीन नहीं आता अगर आप लोगों को कि हम क्या कह रहे हैं तो सुन लें। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहाँ क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। 3 साल हो गए, वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके और लोगों को कहते हैं कि कोरोना के लिए कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। लोगों को बीमारी में धक्का देना चाहते हैं। ना कोई डील या ढील की बात हो रही है और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। अच्छा जी, इसी पे ज़रा हम बात करेंगे और जावेद लतीफ़ साहब तो हमारे साथ होंगे ही, जो उन चंद चीदा या उन लोगों में से, उन अहम लोगों में से एक थे जो मियाँ साहब की जल्द वतन वापसी का दावा करते रहे हैं और हुकूमती रद्द अमल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएँ। थैंक यू फैसल साहब, थैंक यू जावेद साहब। फैसल साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेते हैं। फैसल साहब, अब बज़ाहिर मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह से तो यही ज़ाहिर हो रहा है, बाय द वे गुड मॉर्निंग, कि मियाँ साहब जल्द वापस नहीं आने वाले। अब
बहुत सारे दावे इनकी जल्द वापसी मुमकिन बनाने के लिए भी किए गए, लेकिन उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया ऐसा लग रहा है कि इत्मीनान ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा मुतमईन नज़र आए हुकूमती लोग कि अच्छी बात है वापस नहीं आ रहे। तो कोई थी टेंशन इनके वापस आने से? अगर आ जाते तो आपको लगता है कि कोई मसला क्रिएट होता या फिर आपको पॉलिटिकल डिसएडवांटेज हो सकता था? अब इनका ना आना ही आप लोग बेहतर समझते हैं वापस? नहीं, इनका वापस आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एंड थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आप दोनों को, बराह रास्त आप यहाँ पर हैं, सुबह बखैर। इनका वापस आना बहुत ज़रूरी है और इनकी डेस्टिनेशन जेल है, क्योंकि ये सज़ा याफ्ता हैं। ये जेल से दवाई लेने गए थे और वापस नहीं आए, तो इनके ना आने पर कोई खुशी नहीं है, इनके आने पर खुशी होगी। मोस्ट वेलकम। लेकिन मसला यहाँ पे मकसूद चपरासी का है जी, और इनका तरीका वारदात का है। मकसूद चपरासी जिसके अकाउंट में 300 करोड़ 375 करोड़ रुपया जाता है, 375 करोड़ रुपया मकसूद चपरासी के अकाउंट में जाता है और उसकी तनख्वाह है सिर्फ 25,000 रुपये। इसी तरह 1600 करोड़ रुपया इनके चंद मुलाजमीन के अकाउंट में जाता है, किसी की तनख्वाह 10,000 है, किसी की 25,000 है। वो केस, दूसरा केस, तीसरा केस, अदालतों के फैसले, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? इतना कुछ हो चुका है, इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ सकता है मौके मिलने का, और कुछ सफाई नहीं दे सकती। ये मकसूद चपरासी और ये सारी बातें तो फैसल साहब अभी साबित करनी है ना, अदरवाइज तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कंसिडर हो सकती है। देखिए, इन केस ऑफ नवाज शरीफ वो कन्विक्टेड हैं, बड़ी अदालत से कन्विक्टेड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चपरासी वाले मामले में तो कन्विक्टेड नहीं है। जी जी, मैं कह रहा हूँ तरीका वारदात एक ही तरह के। देखें ना, ये झूठ बोल के दावे कर रहे हैं जी वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम, वापस आए। इनकी कितनी बड़ी फहरिस्त है झूठों की, अगर गिनना शुरू करें तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन मैं कुछ आपको जरूर रिकैप देता हूँ लोगों को। झूठों की एक फहरिस्त जो है, पहले इनके एक बेटे कहते थे लाएं दिखाएं कौन से फ्लैट्स, कहाँ है फ्लैट्स, लाएं दिखाएं कौन सी जदादें। फिर दूसरे आके कहते हैं पनामा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, मौजूद हैं। फिर वो दस्तखत जिस पे वो कहते हैं मैं कोई मैंने डील नहीं की है। फिर कहने लगे 5 साल की थी, 7 साल की थी, 10 साल की। वो तो साद अल हरेरी आगे लबनान के और कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क, उन्होंने आके बताया कि उन्होंने डील की थी, मुआहदा किया था, पाकिस्तान से भागे थे, बाहर गए थे। फिर हमारे धरने के अंदर झूठ बोला कि जी ना हमने फौज को कहा है, ना उन्होंने कोई सालसी का किरदार अदा करने के लिए बात की है। वो तो उस वक्त के DGISPR की फिर आ गई प्रेस रिलीज आ गई कि जी इन्होंने खुद कहा था कि आप बीच में पड़े और सालसी का कोई किरदार अदा करें। हुकूमत वक्त ने कहा था उस वक्त की। फिर APDM एक बनी थी, आपको याद होगा। नवाज शरीफ, सब APDM के मेंबर्स पार्टीज गवाह हैं, नवाज शरीफ ने 3 दफा बाइकआउट की इलेक्शन की और फिर पलटा खा के इलेक्शन लड़ने चले गए। ये चौधरी निसार साहब से भी पूछिएगा वहां पे क्या हुआ था। फिर असगर खान केस में ये झूठ बोलते रहे। फिर ज़ियाउल हक के बारे में ये पहले क्या कहते थे, बाद में क्या कहते थे, वो भी साहब के सामने है। फैसल साहब, आपने फहरिस्त सुबह सुबह ही हमें बता दी है, अब आप उन्हें झूठा कहते हैं, वो आप लोग को यूटर्न का मास्टर कहते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, चलती रहती है एक दूसरे की तरफ। ये तीर ऐसा लगता है बरसने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं। जी जी जी, अब्दुल्ला, आपके शो पे हूं, मैंने तो अपने तीर नहीं, बिल्कुल आपने बरसाने, आपने एक फहरिस्त बता दी तो मैंने कहा आपके पास अपनी फहरिस्त है, जो आप झूठों की फहरिस्त, नंबर ऑफ लाइज आप कह रहे हैं, और उनके पास अपनी यू टर्न्स की फहरिस्त है। लेकिन साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगा, साथ ही वैसे जावेद लतीफ साहब ले रहे हैं ना आप? हाँ, उनको प्रोग्राम में लेंगे ना अब्दुल्ला? हाँ, अभी जावेद लतीफ साहब को ले लेते हैं, फिर ऐसा ना वो अपनी बात करेंगे। चलें फिर ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, अभी साथ ही ले लेते हैं ना। जावेद लतीफ साहब भी वेट कर रहे हैं फैसल भाई हमारा। जी, आप ले ले, अब्दुल्ला ले ले आप। ओके, जावेद लतीफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और लगता है हमें इजाजत भी मिल गई है उनसे बात करने की। जावेद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर टाइम। अच्छा, आप उन लोगों में नुमाया तरीन हैं जो मियाँ नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का दावा करते रहे हैं जावेद साहब, और जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं उससे आपको ऑब्वियसली अब मायूसी तो हुई होगी, बिकॉज अब तो कोई चांस लग नहीं रहा कि मियाँ साहब अभी वापस आएंगे। तो सियासी तज्जियाकार ये समझते हैं
और बड़ा खुलकर कहते हैं कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ वापस ना आए तो मुस्लिम लीग नून को बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? क्या समझते हैं मरीम नवाज, शहबाज शरीफ समझते हैं इस बात को? देखें, बात सीधी सी है, दावा नहीं यकीन है। और आज भी ये बात हम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जिस पाकिस्तान के लिए, जिस कौम के लिए अपनी हुकूमत गवाई, अपने इंतखाबात चोरी होने दिए, सज़ा काटी, बेटी का हाथ थाम के जेल गए, वो क्या आइन कानून की बालादस्ती की जंग लड़ते लड़ते क्या आज जिस हालत से पाकिस्तान दो चार है इससे अलग थलग रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान में आज के हुक्मरानों की मौजूदगी में बनी, जिस पर अदम एतमाद आज ये कर रहे हैं, 2 साल से खामोश क्यों थे, आज क्यों उस पर बात कर रहे हैं? तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है, तो उस मेडिकल रिपोर्ट में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये इल्म है हमें कि नवाज शरीफ बीमार हैं, मगर हम ये कह रहे हैं, और हम एक कबीला हैं, एक ख़ानदान है जिसको मुस्लिम लीग कहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि वो इलाज करवा कर वापस आएँ, मगर नवाज शरीफ सूरत हाल को देखते हुए कभी पाकिस्तान से दूर रह नहीं सकेंगे, इसलिए हफ्तों की बात है। देखें, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के आने का तल्लक है इलेक्शन से पहले, ये सियासी बात तो दुरुस्त है, मगर हमें नवाज शरीफ की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। मगर मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ, जिस नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम जानती है, ये हो ही नहीं सकता। इंतखाबात तो पता नहीं महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद होने हैं। मैं तो हफ्तों की बात कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, अब हफ्तों की बात कर, पता नहीं, अब समझ नहीं आता कि उनके बेटे कुछ और कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते हैं, या तो आपस में एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके आपस में डिसाइड कर ले तो शायद बेहतर हो जाएगा। जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो भी परेशान नहीं होंगे कि कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वैसे तभी इस बात पर यकीन करना चाहिए जब वो एक्चुअली आने वाले होंगे या आ चुके होंगे। फैसल साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अभी भी कुछ करोड़ों अरबों का तस्करा किया चपरासियों, और वैसे चपरासी जो लफ्ज़ है ना, ये ऑब्सोलीट होना चाहिए, मुझे बहुत अजीब वियर्ड लगता है लफ्ज़। खैर, ये आपने कहा जी उनके स्टाफ के लोगों में जो भी पैसे वैसे की मुंतकली की बात होती रही है, और फवाद चौधरी साहब की अभी गुफ्तगू हमने सुनवाई थी, वो भी कह रहे थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब के पास एक ही रास्ता है कि वो पैसे वापस कर दें। अब ये तो नहीं होगा कि आप कहते रहें कि वो कोई पैसे वापस कर दे और कोई पैसे वापस कर देगा। ये तो आप लोगों का काम था, जो आप कहकर बरसरे इक़्तिदार आए थे कि पैसे वापस लाएंगे, जो आपका दावा है कि लूटी हुई दौलत है वो वापस लेके आएंगे। अपेरेंटली उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, इसीलिए शहजाद अकबर साहब को घर जाना पड़ा। तो आप लोगों में कुछ मायूसी है, वज़ीर आज़म की टीम कुछ डिसअपॉइंटेड है कि जनाब कोई एक धेला भी वापस नहीं आ सका। मैं जावेद लतीफ़ साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? आपने उनको मेरे साथ मेरे प्रोग्राम के अंदर बीच में लाइन पे लिया है। I wonder, वो शायद I'm not sure उनकी कनेक्टिविटी नहीं, उनके रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपने वो चला रहे हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा था, जो लिस्ट आपको मैं बता रहा था कि एक और अब्दुल्ला, एक और झूठ, वो झूठ ये है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वो भी सामने आ गया। तो एक लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको गिनवा रहा था। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ क्योंकि आपने बीच में कहा कि आपने जावेद लतीफ़ साहब को लाइन पे लेना है और उनका मौक़िफ़ आपने सुनवा दिया, अच्छा किया। दूसरी चीज़, अब्दुल्ला, लफ्ज़ चपरासी जो आपने कहा, आई लाइक व्हाट यू सेड, इसी तरह ड्राइवर लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करें। इसी तरह बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिसमें आप अपने उन्हें कोलीग कह सकते हैं, हम सफ़र कह सकते हैं। जब टीवी चैनल पे हम देखते हैं कि फ़लाँ शख्स अपने ड्राइवर समेत जो है जा रहा था, तो उधर भी ड्राइवर नहीं होना चाहिए फिर। और बहुत सी चीज़ें हैं करेक्शन के काबिल, लेकिन इनके जो अकाउंट्स की डिटेल्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं, वो पूरी रिपोर्ट आई है, वो आपके पास भी आई है, और उसमें लिखा हुआ था कि ये इनके 16 से 17 पता नहीं कितने मुलाजमीन हैं जिनके अकाउंट में 1600 करोड़ रुपया है, और किसी की तनख्वाह 10,000 है। सर, इनमें से कितने वापस ला सके आप लोग? 15,000 है। तो केस अभी आया जी और चल रहा है, और इस पर तहकीकात चल रही हैं। और यहाँ पर सारा काम अकेले इमरान खान ने नहीं करना। इससे पहले भी अदालतों ने फैसले दिए हुए हैं, अदालतों ने उनको कन्विक्ट किया हुआ है, मुजरिम है, वो जेलों में हैं।
देखिए ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पहले उन्होंने कौम से खिताब किया, कोई सफाई नहीं दी। फिर नेशनल असेंबली में आए, बयान दिया, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर उन्होंने जमाली साहब का बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का, वहां पे केस चला, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर खोसा साहब का बेंच बना, वहां पे कोई सफाई नहीं दे सके। फिर JIT बनी, वहां पे कोई सफाई नहीं दे सके। फिर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, वहां पे कोई सफाई नहीं दे सके। एक डॉक्यूमेंट दिखाना था कि लंदन के फ्लैट्स आपके हैं, तो कैसे मनी ट्रेल दिखा दें, एक डॉक्यूमेंट दिखा दें, वो नहीं दिखा सके, आज की तारीख तक नहीं दिखा सके। ये केस था बॉस। ये लोगों को समझना चाहिए कि वो लंदन के फ्लैट्स के पैसे कहां से आए, आज की तारीख में भी दिखा। सर आई एम श्योर आप लोग बड़े अरसे से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बरसर इख्तिदार और दोबारा से आपने बड़ी चीजें लिस्ट भी की है, एक फहरिस्त दी है। ऑल सेड एंड डन, नाउ नवाज शरीफ इज सिटिंग इन लंदन, तो करना क्या है? ना आप उनको वापस लाने में कामयाब हुए, ना पैसे वापस ना पैसे वापस, वो तो खैर हमने डिस्कस कर ही लिया। व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि वो तो खुद तो आने नहीं वाले और ना ही आप भी सक्सेसफुल हो रहे हैं उनको लाने में, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? चले, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, ये बात सही की है। वो खुद तो नहीं आने के हैं। ये जो सारे दावे कर रहे हैं ना, ये नून लीग वाले, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वो भी अभी आने के नहीं है। ये बात हुमा ने बिल्कुल ठीक की है। गवर्नमेंट जो भी तरीकाकार होगा, गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना करेगी, और गवर्नमेंट को जो कर सकती है करेगी। और उस वक्त आपको पूरा डिटेल पता है कि रवानगी कैसे हुई और क्या हुआ। लेकिन फैसल, उसमें भी तो आप लोगों ने जाने दिया, रिपोर्ट्स जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो आप ही ने उसकी तस्दीक की। बॉस, अदालत का एक हुक्म था, हमने कहा था कि बॉन्ड रख दें और उन्होंने कहा नहीं है। असद उमर साहब कह रहे थे वजीर आजम ने खुद फैसला किया था नवाज शरीफ की वापसी का, और वो उस कमरे में मौजूद थे जिसमें चंद लोग मौजूद थे, आपको पता ही होगा। आप थे उस कमरे में? इस वक्त नहीं, मैं उस कमरे में नहीं था। मैं इस वक्त आपके स्टूडियो में हूं। मैं इस वक्त अब्दुल्ला और हुमा आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, जिसमें आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने उन्हें क्यों जाने दिया। मैंने जवाब दिया कि आप जरा सा पीछे जाएं और अदालत का फैसला सामने रखें। और हमने कहा कि कैबिनेट ने जो भी कहा कि आप बॉन्ड रख दें, वो अदालत में गए, उन्होंने कहा बॉन्ड नहीं। शहबाज शरीफ ने एक बयान हल्फी दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको जाने दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हो चुका ना यहाँ पे शहबाज शरीफ। पता है फैसल साहब, समझ नहीं आता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं वो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी जिनकी बुनियाद पर ये सारा मामला आगे बढ़ा। असद उमर साहब कहते हैं कि वजीर आजम का अपना फैसला था और कुछ लोग जो उनके करीबी साथी हैं इस फैसले के मुखालिफ भी थे, लेकिन फिर भी वजीर आजम ने फैसला किया। अब आपका एक अपना मौक़िफ़ भी सामने आया है, लेकिन अल्टीमेटली वो चले गए। और सर्टनली वजीर आजम अगर ना चाहते, ये तो आप भी जानते हैं, तो वो ना जा सकते थे, वो ऑप्शन ही ना खुलती। अभी बाय द वे जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे ना आपके उनसे राब्ता करा दें, तो जावेद लतीफ़ साहब अब आपको सुन सकते हैं। फैसल, यू वांटेड टू से समथिंग। अब्दुल्ला एक सेकंड, अब्दुल्ला मेरी बात सुने। अभी जो आपने बात की है ना आखिरी, या तो यूं हो सकता है कि हम बैठ के आपस में गपशप करें, फिर आपका मॉर्निंग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। या हो सकता है कि आप मुझसे सवाल पूछे और मैं आपको जवाब दूं। अब आए गपशप के उसमें, क्योंकि आपने आगे से एक खुद से बात की है, आपने अपना एक ओपिनियन दिया है, आपने कोई सवाल नहीं किया मुझसे। नहीं सर, मैंने तो फैक्ट आपके सामने रखा है। असद उमर साहब का बयान जियो न्यूज़ पे ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब ने कहा था, ये फैसला किया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद के शॉर्ट्स हम चलाते रहे हैं तवातुर के साथ इन सेगमेंट्स में, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट्स पे कायम है। मैं मान रहा हूँ इसको। बाय रवानगी के हवाले से मैंने कहा जरा पीछे चले जाएं, वो भी शॉर्ट्स चला दे, वो भी दिखा दे, वो बयान हल्फी दिखा दे ना कि हमने बॉन्ड का नहीं कहा था, वो दिखा दे ना कौम को। वो चलें फिर ये जावेद लतीफ साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि आप उनसे बात करना भी चाह रहे थे। लतीफ साहब से क्या पूछना? आप उनसे बात करना भी, आप उनसे जो बात करना चाह रहे थे वो अब बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है ना, तो वो आपको सुन भी रहे हैं साथ साथ। तो व्हाट वाज द थिंग दैट यू वांटेड टू आस्क हिम एट दैट पर्टिकुलर? मैं तो वो लिस्ट गिनवा रहा था, मैंने कहा इसमें से किसी एक को भी डिनाई करें, वो लिस्ट तो आपके चला दी, अब आप उनको पढ़ के सुना दें। नहीं, वो लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट गिनवा रहे थे जनाब, झूठों की लिस्ट गिनवा रहे थे जावेद साहब, फैसल साहब, कि किस मौके पे क्या क्या झूठ बोले गए। मैंने कहा मैं जरा सहूलतकारी कर दूं, अगर आप इजाजत देते हैं दोबारा सुना दो। एक अब्दुल्ला जी, मैं एक गुजारिश कर लूं। फैसल जावेद छोटे भाई हैं, मगर एक हकीकत है जिसको कोई इनकार नहीं कर सकेगा। मुझे ये बताएं कि हमेशा इमरान खान कहा करते थे कि
जो प्राइम मिनिस्टर है, अदारे उसके मतहत होते हैं, और जब आपको पनामा का याद होगा तो इसलिए ये हट जाएं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो। अब मुझे ये बताएं कि जो मेडिकल रिपोर्ट इससे पहले तैयार हुई पाकिस्तान में, उस वक्त हुकूमत इमरान खान की नहीं थी। अदारे में अगर इन्फ्लुएंस किसी का था तो इमरान खान का था। फिर वो रिपोर्ट जो आई और उस रिपोर्ट की बेस पे इन्होंने उनको बाहर जाने की इजाजत दी। और दूसरे नंबर पे अभी 2 दिन पहले असद उमर साहब कह रहे थे कि ये मुकम्मल तौर पे फैसला बाहर भेजने का इमरान खान साहब का था। तो मुझे कोई ये बताए कि क्या वुज़रा झूठ बोलते हैं? वो मेडिकल रिपोर्ट आज जिसको 2 साल बाद कह रहे हैं कि वो गलत थी, झूठी थी, तो आप अपने अदारों पे अदम एतमाद कर रहे हो। दुनिया में आप क्या मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान के जितने अदारे हैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है वो अपना इन्फ्लुएंस। जावेद साहब, मेरा ख्याल है कि आप दोनों को इस बात से आगे बढ़ना चाहिए। अब तो वहाँ मौजूद हैं, वापसी की बात कर लेते हैं। जावेद साहब, वापस कब आ रहे हैं मियाँ साहब? आप मतलब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बड़ा इब्तिदा में जोर शोर के साथ दावा किया था। अब मियाँ साहब के साहबजादे की गुफ्तगू हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जाएं सब लोग इधर उधर, हम तो कोई आगे रिपोर्ट नहीं भेजेंगे। आई डोंट वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर टर्म। वापस आएंगे मियाँ साहब कोई आने वाले चंद हफ्तों महीनों में? क्योंकि फैसल साहब यही कह रहे हैं वो नहीं आएंगे वापस। मैं फिर वो अर्ज करूंगा। अच्छा, आप सर 30 सेकंड का एक ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं। जी, फैसल जावेद और जावेद लतीफ़ साहब दोनों हमारे साथ हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब, आप लोग कह रहे थे वापस आ जाएंगे, चंद हफ्तों चंद महीने की बात है, जनवरी तो गुजर गया। उनके साहबजादे कहते हैं कि भाड़ में जाएं, हम तो कुछ नहीं भेजेंगे ना कुछ दिखाएंगे। यहाँ हुकूमत भी यही कह रही है कि भाई जो मर्जी कर लें। क्यों फैसल साहब, आप क्या कह रहे हैं कि वापस आएंगे मियाँ साहब? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वो भी ये कह रहे नहीं आएंगे। तो आप बता दें कि आएंगे नहीं आएंगे? खुद से नहीं आएगा। अच्छा अब्दुल्ला, एक सेकंड अगर इजाजत दें, फैसल भी इजाजत दे दें जी प्लीज। मैं ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जिसको सजा हुई वो शख्स ऐसा है जिसको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दे दी गई हो। पाकिस्तान में ऐसा कोई मुल्जम कैदी ऐसा है जिसको जमीन पे हाईजैकर बनाकर और आसमान पे त्यारा अगवा कर लिया गया और उस पर 25 साल सजा दे दी गई हो। जब ये कहा जाता है कि जो आला लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको सजा नहीं होती, उनको पकड़ नहीं होती, जेलें खोल देनी चाहिए, फाटक खोल देने चाहिए, चले जाएं। भाई मुझे ये बताएं कि जब तक किसी ताकतवर या किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनकी मौजूदगी में जिस तरह JIT बनी और जिस तरह फिर आप आज एक एक करके, और फैसल जावेद साहब को खास तौर पर मैं कहूँगा कि अहमद जवाद कौन है, PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सजा को बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को सजा दी गई। जवेद हाशमी ने जब बात, सर मैंने आपसे ये पूछा कि मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं, हम जरा माजी में चले जाएं। चले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद बता दीजिएगा। मैं वही बात कहने लगा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जवेद हाशमी साहब ने जब ये कहा कि अदालतों से नवाज शरीफ को निकाला जाएगा और इमरान खान को लाया जाएगा, क्या उसी तरतीब से एक एक करके वो बातें हुई नहीं सच? और मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ताकतवर लोगों के खिलाफ ताकतवर लोग जो हैं वो किस तरह फैसले लेते हैं और किस तरह फिर अपने फैसले मनवाते हैं। अब चले, आप बता दें जावेद साहब, क्योंकि मैंने फैसल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना है। अब बता दें कि मियाँ साहब वापस कब आएंगे? वो कह रहे हैं कि वो आएंगे नहीं, वापस लाई जाएंगे। अब आ जाए जो बात आप कर रहे हैं, जो बात आपने हुसैन नवाज के हवाले से सुनवाई, मेरा भी पूरी जमात का, हम एक कबीला है, एक खानदान है, सबका यही है कि सबसे पहले नवाज शरीफ की सेहत। मगर जिस नवाज शरीफ को पाकिस्तान जानता है और जिस नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए ये सजाएं बेगुनाह होते हुए सही, वो कैसे अलग थलग रह सकते हैं? और मैं ये यकीन से आपको कह रहा हूँ कि अगले चंद हफ्तों में नवाज शरीफ पाकिस्तान होंगे। सब हफ्तों में तो 12 हफ्तों का 3 महीना होता है। अब हम क्या करें? अब हम 2-4 हफ्तों पे बात रखें या 8 हफ्तों पे रखें या 12 पे चले जाएं? अब्दुल्ला मुझे ये बताएं
अगर तो हमने कोई डील की होती, जो ये डील NRO का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो मैं आपको दिन बता सकता था, बल्कि घंटे बता सकता था। अच्छा, आप कह रहे हैं जनाब चंद हफ्तों में वापस आ जाएंगे। खैर चलें, हाँ। ये तो जब आएंगे उस पर मेरा ख्याल है कि मुझे वाकई जेन्युइन भी ये लगता है कि बिल्कुल बेसूद डिस्कशंस हैं। जब आएंगे तो तब देख लिया जाएगा। फैसल अब तो एक आ गया, वो कह रहे हैं जी चंद हफ्तों में आ जाएंगे, तो नाउ इट्स डन, इट्स डिसाइडेड। अगर इनकी सुनी जाए जी अब्दुल्ला, मैं आपको हुमा और अब्दुल्ला, लोगों को नहीं पता कि मॉर्निंग शो की अपनी एक हीट होती है, और आप हमारे साथ ये बैठक लगाते हैं, गपशप करते हैं, तो लोगों को कई चीजें पता चलती है। तो मैं आपकी इस बैठक के अंदर एक आपको अंदर की एक बात शेयर करता हूँ। चलें, कर लें। आपने कहा वो बाहर से वापस कब आएंगे, लेकिन अंदर की बात यह है कि नवाज शरीफ NRO जैसे ही मिलेगा वो वापस आएंगे, और नेशनल रिकंसिलिएशन सर बरसरे इख्तिदार तो आप हैं, तो कौन देगा NRO? सुने किससे मिलेगा? इमरान खान से जैसे ही NRO मिलेगा, अच्छा, वो वापस आएंगे। और NRO क्या है? नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस है, लेकिन इमरान खान ने NRO तो देना ही नहीं है, तो वो खुद से वापस नहीं आएंगे। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये सारे झूठ सामने आते रहेंगे मेडिकल रिपोर्ट्स की सूरत में, या जो भी है, व्हाटएवर आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल वहां ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसा भी नहीं है, अब देखिए ना, लीडर जो होता है, नून लीग के जितने वर्कर्स हैं वो देख रहे हैं, ये लीडर है, ये लीडर है जो भागे हुए मुल्क से। चले, वो हमने जावेद साहब से पूछ लिया और उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा, हमने उन्हें कहा जी, वो कह रहे हैं हुसैन नवाज कह रहे हैं भाड़ में जाए, वो कह रहे हैं आज भी ये लंदन की प्रॉपर्टीज बेचते हैं, पाकिस्तान पैसा ट्रांसफर करते हैं, सब कुछ पाकिस्तान ट्रांसफर करें, अपनी औलाद को, अपने पैसे तो सर ये तो वादा करके आप आए थे कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। अच्छा फैसल साहब, लूटी हुई दौलत नहीं आई, मियां नवाज शरीफ भी अपेरेंटली नहीं आए। अब मैं आपसे सिर्फ ये एक जेन्युइनली एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे मौका दीजिएगा। आप ऑलमोस्ट 16 माह रह गए अगले इंतखाब में। अब वजीर आजम उस दिन सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे बहावलपुर में, उन्होंने उसमें भी जरदारी साहब नवाज शरीफ को बेइंतहा याद किया, लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप सड़कों पे निकलें, हलकों में जाएं, आवाम के पास जाएं, तो आवाम कहते हैं भाई ये आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे घर में गैस आनी चाहिए, हमारे पास बिजली के बिल कम आने चाहिए, हमारे पास जो राशन का जितना खर्चा हो रहा है उसमें कुछ कमी होनी चाहिए, हमें थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। आपको लगता है आप इसी नैरेटिव के साथ कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जो नैरेटिव आपका है कि बाकी सारे करप्ट और आप ईमानदार, उसी के साथ अगले इलेक्शन में भी जाएंगे तो पीपल आर गोना बाय इट, या फिर लोगों के मसाइल पे भी तवज्जो देनी चाहिए कुछ और उनकी बात ज़्यादा करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है, मुख्तसर भी हो सकता था। आप ये भी कह सकते थे कि क्या यही बयान होगा या आप कारकर्दगी की भी बात करेंगे। इतना लंबा अब्दुल्ला आपने लगा दी। देखिए बात सुने, ये बात खैबर पख्तूनख्वा में जब पहली बार हमारी गवर्नमेंट आई थी, लोग कह रहे थे कि 3 साल 4 साल किधर है नया खैबर पख्तूनख्वा। गुड गवर्नेंस की ये मिसाल कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ना सिर्फ गवर्नमेंट एक पार्टी की रिपीट होती है बल्कि डबल वोट लेके आती है। और आज भी हम अपनी कारकर्दगी की वजह से अगला इलेक्शन जो अक्टूबर 2023 में हो रहा है, हम तो बल्दियाती इंतखाबात कारकर्दगी की वजह से ही हारे फिर खैबर पख्तूनख्वा में। अब्दुल्ला मैं एक सवाल करूं? वजह से अब्दुल्ला लेट मी फिनिश बॉस, लेट मी फिनिश। जी प्लीज अब्दुल्ला, आई नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट वांट मी टू कंप्लीट। नहीं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। फैसल साहब प्लीज कंप्लीट करें। अब्दुल्ला मैं बड़े अरसे बाद आपके शो पे आ रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है ये आपके शो पे सुबह सुबह उठ के बैठना, लेकिन I understand, sir. आप मुझे पूरा एक जुमला, बॉस अब्दुल्ला भाई है यार, एक जुमला कंप्लीट करना दे, कोई एक। आप अपनी चॉइस से मुझे कोई एक जुमला नहीं, ये आप कंप्लीट करें। आपने कहा कारकर्दगी की बिना पे हम जीते। कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी ये है कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दे सके जो इमरान खान दे रहे हैं, मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नंबर 1। नंबर 2, आज हम नहीं कहते बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जरीदे कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते। इजाजत है? नहीं सर, एक मिनट फैसल साहब कंप्लीट कर लें, फिर आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। एक जुमला कंप्लीट करने जी मैंने इसलिए उन्हें कहा जावेद साहब, फैसल साहब कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं सर। लेट मी कंप्लीट वन जुमला एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम हुमा मीर शाह। नहीं, मैं तो सर जावेद साहब पूछ रहे थे तो मैं उन्हें कह रहा हूं कि फैसल साहब कंप्लीट कर लें पहले। ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक
कहता है 5.37 पे ग्रोथ गई है। इकोनॉमिस्ट कहता है कि 3 साल लगातार पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज में रहा है, अभी भी है। और ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान की फिनोमिनल ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ जारी है। इसके अलावा अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा कि गुर्बत के खात्मे, करप्शन की रोकथाम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और दीगर जो फ्लाई रियासत के इक़दाम हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कमाल के किए हैं और कमाल के नतीजे आ रहे हैं। सुने, ये जो 30 साल का आवा बिगड़ा हुआ था, ये एक बटन दबा के इमरान खान ने आते साथ तो ठीक नहीं कर देना था। रिफॉर्म्स करने में, चीजें ठीक करने में टाइम तो लगेगा। हम एक सही डायरेक्शन में गए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज नून लीग की गवर्नमेंट होती, नवाज शरीफ की, $250 का डॉलर होता, $250 का डॉलर होता। ये तो दुनिया हैरान है कि किस तरह पाकिस्तान ने कोविड के बावजूद, जहां पूरी दुनिया में 40 साल बाद अमेरिका में, 30 साल बाद यूके में, 25-30 साल बाद जर्मनी में महंगाई ऊपर गई है, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से। इनके दौर में कोरोना फैसल साहब, अब जुमला अगर हो गया है तो फिर आगे बढ़े सर। जावेद साहब फिर बात अब्दुल्ला करेगा आगे से। नहीं, मैं कोई इस पे कमेंट नहीं करूंगा। जावेद साहब वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग एंड देन वी विल वाइंड अप द सेगमेंट। मुझे कोई एक जुमला कंप्लीट करने दें। तो जुमले ज्यादा हो गए फैसल साहब, ये तो पैराग्राफ हो गया। जुमले के बीच में आप आते हैं ना। जब असरात आएंगे ना पब्लिक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता असरात आना शुरू हो रहे हैं। पब्लिक के ऊपर असरात आएंगे। आपका टॉपिक था मियां साहब की वापसी, इसलिए मैंने उस पर बात की थी। मैं तो चाहता हूं मैं आऊं आपके शो पे और कारकर्दगी पे बात करूं। आपके प्रोड्यूसर ने कहा कि हमारा टॉपिक है नवाज शरीफ की वतन वापसी। बॉस, आप टॉपिक रखते हो, मैं टॉपिक नहीं। चले कल परसों हम उस पर बात कर लेंगे। और फैसल साहब, आप, मेरा ख्याल है कि अब हो गया आपका कंप्लीट, तो पैराग्राफ हुआ है। जी, अब आप बता दें जी। जावेद लतीफ साहब, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, मुझे अगर हुकूमत वक्त की इतना टाइम ना मिले तो उससे आधा जरूर दें। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि तो अब्दुल्ला 30 साल मिले थे। जी सर, जी आप जावेद साहब प्लीज बोले। अब्दुल्ला, मैं फैसल से भी ये कहूंगा कि 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि इन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड, आप ये बताएं कि 8 करोड़ के सूबा पंजाब में तमाम सरकारी अस्पतालों में A to Z सब लोगों का इलाज मुफ्त होता था और ये हेल्थ कार्ड 4 सालों के बाद भी चंद लाख लोगों को दे सके हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो जो हमने प्रोग्राम दिया था पंजाब में वो दुरुस्त था या ये हेल्थ कार्ड की शोबदाबाजी ये दुरुस्त है, ये लोग फैसला कर रहे हैं। अब आ जाए, एक चीज उन्होंने बड़ी अहम की है कि नवाज शरीफ को सजा के हवाले से मुझे कोई ये बताए, जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इमरान खान साहब जैसा लोगों के साथ इंसाफ हुआ है, जिस तरह इमरान खान साहब को सादक और अमीन ठहराया गया। और फिर मैं जब बात करता हूँ अहमद जवाद के हवाले से या जावेद हाशमी साहब के हवाले से या जस्टिस राना शमीम साहब के हवाले से, तो फिर मुझे ये कहा जाता है कि पुरानी बातें ना की जाएं। तो भाई, बात ये है कि पुरानी बातों में से तो आपको पता चलेगा कि साजिश क्या थी, किसने इसमें साजिश तैयार की और आज बेनिफिशरी कौन कौन है। आप देखें कि आज के दौर में जस्टिस मोहतरम काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया और रिव्यू भी किया फिर उसके खिलाफ, मगर इनको जो मगरब की मिसालें देते हैं, इनको अगर थोड़ा बहुत भी एहसास हो तो आज रिजाइन करके बाहर आ जाते कि हमने एक झूठा इल्जाम लगाया था। मगर ये हमेशा झूठा इल्जाम लगाकर आते हैं और आकर करते क्या हैं ये देखें। चलें जी, आई गेस बाकी मामलात आप आपस में व्हाट्सएप कॉल कर लें या फिर जी क्विकली। अब मैं पैरा नहीं मुझे भी फिर जवाब देने देना। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान अभी चल पड़ा है उस्ताद, आपने उनको लाइन पे ले लिया तो अब चलाएं। के अंदर इन 4 सालों में करप्शन बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस इन 4 सालों में हुई और पाकिस्तान के एहतसाब के अदारों को कंट्रोल करके इंतकाम लिया जाता रहा
और इसी तरह जिस तरह चलें, वी गॉट योर पॉइंट। फैसल साहब, बसद एहतराम आपसे और जावेद साहब आपसे भी, इदारों को भी कंट्रोल, आप दोनों से बसद एहतराम। हमें अब आगे बढ़ना है और हम फैसल साहब आपकी इजाजत से हम जरा क्रिकेट पे आना चाहते हैं। बड़ी देर हो गई है, सियासी बातें कर रहे हैं हम, और हम कल परसों फिर ये नशिस्त लगा लेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद और जावेद लतीफ साहब हमारे साथ। I'm sorry we have to wind this up right now. Thank you so much फैसल साहब। Discussion became a little longer than was intended, लेकिन हम जरा आगे बढ़े। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है we need a break। सियासत जरा हो गई है काफी ज्यादा, और उसके बाद वादा के क्रिकेट की बात ही करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आपकी फीडबैक हमें मिल गई है और समझ आ गई है हमें आपकी फीडबैक की, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। अच्छा जी, ख्याल किया जा रहा था कि कराची में सर्दी ख़त्म हो गई है, और सही ख्याल था क्योंकि सर्दी वाकई ख़त्म हो गई है, लेकिन कल से शहर में हवाओं का जो नया सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में हवा की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर घंटा और खुले मकामात पर 50 किलोमीटर तक पहुँच सकती है। और शहर में हवाओं का ये सिलसिला 4 फरवरी विच इज़ एक्चुअली टुमारो चलेगा, और उसके बाद फिर गर्मी आ ही जाएगी आई गेस। क्या कहना है अब्दुल्ला? लेट्स सी क्या होता है। शहर का मौसम कदर ठंडा हो सकता है। तेज हवाओं की पेशगोई के बावजूद बड़ी शाहराहों पर लगे कद आमद बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स इंतजामिया की हिदायत के बावजूद नहीं हटाए जा सकें। सो ये सारी सूरत हाल है। वैसे अभी तो जो हवा बाहर महसूस हो रही है बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जब तेज हो जाती है ना तो प्लीज़ आप ज़रा एहतियात करें और गाड़ी कहीं ऐसी जगह ना पार्क करें जहाँ चीज़ें ऊपर आपको लगे कि गिर रही हैं, और अपने आप को भी वहाँ पार्क करें। We're going to see you in the next hour of Geo Pakistan Morning. Welcome back. Ji, good morning once again. क्या हालात? And we are getting your feedback, so thank you so much for it. और yes. अच्छा जी, हुमा हमने ओवरऑल कोरोना की सूरत हाल नहीं बताई है क्योंकि नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत हॉन्ट कर रही हैं, बहुत अलार्मिंग है। 42 अफराद 42 अफराद इंतकाल कर गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। ऑल्दो 5830 केसेस ही सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट थोड़ा कम लग रही है, जो डबल डिजिट में थी ना वो अब ज़रा सिंगल डिजिट में आ गई है, 9.75 हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि टेस्ट कितने हुए हैं, 59, ऑलमोस्ट 60,000 आप टेस्ट कर लें। अच्छा जी, अब वो भी अप्रूवल हो गया है कि आप होम टेस्टिंग किट्स भी ला सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। लेकिन प्लीज़ विजिलेंट रहें, और कुछ आपको कोई सिम्टम्स इस किस्म के हो रहे हो तो अपने आप को ऑलरेडी टेस्ट नहीं करना ना करें, तो 3 दिनों के लिए आइसोलेट तो कर ही लें जी। सो हमारे पास अभी बहुत कुछ है जो आपसे हमने शेयर करना है क्योंकि बहुत सी चीज़ें रह गई हैं पिछले घंटे में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिसकी पिटिशनर MQM थी और 2017 में इन्होंने पिटिशन दायर की थी, और उसके बाद जमात इस्लामी का धरना और उसके बाद हुकूमत से मुआहिदा होना, PSP का धरना जारी है, सारे में कराची की नुमाइंदा जमात, जो कि अगर लास्ट इलेक्शन का हम देख लें रिजल्ट, तो कराची की नुमाइंदा जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो किधर है? तो इसी पे हम जरा बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम बताएं आपको कि सिंध के नए बल्दियाती कवानीन के तनाज़े जल्द ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे हमें, और सिंध की अपोजिशन जमातों ने बिलाशुबा इस मामले पर भरपूर मुहिम चलाई है। वो तो आपने देखा ही है, जमात इस्लामी ने 29 रोज़ा धरना जो है वो दिया। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर और मुआहदे पर मजबूर हुई, और कल वज़ीर आला सिंध ने पेशरफ से भी आगाह किया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज काबीना में हमने ये फैसला किया, 2 हफ्ते का टाइम दिया, एक कमेटी बनाई है नासिर शाह साहब की सरबराही में। ये तरामीम जो हमारी एग्रीमेंट या एक अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके तहत वो 2 हफ्ते में अगली काबीना में हो जाएंगी। इमीडिएटली देर आफ्टर असेंबली का सेशन बुलाएंगे ताकि ये तरामीम जो कानून में होनी आ जाए। एक फैसला आ गया, उस सिलसिले में भी हमने कमेटी बनाई है कि हमने क्या तरामीम करनी है, अगर कुछ बेहतरी है यहाँ उस फैसले को अगर किसी जगह पे हमने रिव्यू में जाना है कि ये मुनासिब नहीं है हमारे ख्याल में, वो फैसला करेगी और 2 हफ्ते में काबीना में लेके आएगी। रहनुमा जमात इस्लामी वज़ीर आला सिंध के शुक्रगुजार नजर आए, उम्मीद जाहिर की कि मुकर्ररा मुद्दत में तरामीम मुकम्मल हो जाएंगी। उसी वक्त EU और क्लॉज का एग्रीमेंट का हिस्सा है कि जिन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हो गया है वो अनाउंस हो गया और उसके लिए इक़दाम भी तय हो गए। और मुझे खुशी है कि आज सूबाई काबीना ने इस बात को अप्रूव किया है, इस मुआहदे को, और आपने इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि हम इसको पूरी तरह से इस पर अमल करेंगे। मैं चाहता हूं कि अब 2 हफ्ते में, जैसा कि आपने फरमाया है, 2 हफ्ते में जब काबीना का इजलास हो तो वो रूल्स और वो नोटिफिकेशंस के जिसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, ठीक वो हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में एक एतमाद शहर कराची के लोगों को पैदा होगा।
अच्छा, आपको याद दिलाएं कि MQM पाकिस्तान बल्दियाती कवानीन के मामले पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है और MQM भी बल्दियाती कवानीन पर अपनी कोशिशों से मुतमईन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार किया है कि सिंध हुकूमत अदालती फैसले पर डकैती की कोशिश ना करे। आप कानूनी रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ऐवान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो फिर सड़क का रास्ता भी नहीं छोड़ेंगे। मुहज़्ज़ब माशरों में, जेन्युइन जमहूरी माशरों में, तालीम याफ्ता माशरों में 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान की अवाम को देने का फैसला सादिर किया है। उसमें इम्प्लीमेंटेशन का भी तरीका बताया है। इसमें अगर कोई भी अदालती डकैती पड़ी तो हम खड़े हैं। अच्छा जी, उधर PSP भी 5 रोज़ से एक्चुअली धरना दिए बैठी है, लेकिन सिंध की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात, कराची शहर में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली तहरीक इंसाफ इस मामले में ज़रा कम नज़र आ रही है। उल्टा बल्दियाती क़वानीन के खिलाफ जद्दोजहद करने पर जमात इस्लामी को इन्होंने निशाने पर लिए रखा। इसी पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। रहनुमा PTI खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा कि आप लोग बज़ाहिर अगर आखिरी इंतखाब का नतीजा देखें तो कराची की नुमाइंदा जमात हैं। कराची की सियासत हमेशा से ही बल्दियाती निज़ाम वाला मामला इसमें सबसे ऊपर नज़र आता है। उस पर जमात इस्लामी PSP ने धरने दिए, MQM ने कई साल अदालती जद्दोजहद की, अब सबके नताइज आना शुरू हो गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को आप नहीं समझते कि इसमें थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए था? अब किसको क्रेडिट देंगे इन बाकी जमातों में से आप इस सारी जद्दोजहद और इसमें अगर कोई कामयाबी मिलती है तो उसका? ने कहा कि PTI को क्रेडिट किस चीज़ का दें, तो ज़रूर PTI को क्रेडिट दें। मैं आपके चैनल जियो के थ्रू आवाम को बताना चाहूँगा, असद उमर साहब ने अनाउंस किया है 126 अरब रुपए का एक्नेक ने जो है अप्रूवल दे दिए, जिसकी वजह से 25 करोड़ गैलन कराची को एडिशनल पानी देगा। वो K4 PTI की गवर्नमेंट बना रही है, आप उसको प्लीज़ क्रेडिट दें। उसके साथ साथ KCR जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने आज से चंद महीने पहले इनॉग्रेट कर दिया। बड़ी तेज़ी से KCR पे काम हो रहा है, कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे, उस पर PTI को क्रेडिट दें। जो PMLN की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था एक प्रोग्राम ग्रीन लाइन का, वो PTI की गवर्नमेंट ने उसको मुकम्मल किया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, बसेस लेकर आए, उसके लिए PTI को क्रेडिट दें। उसके साथ साथ इस शहर के अंदर बारिश होती थी, अल्लाह की रहमत जो है वो जहमत में तब्दील हो जाती थी। वज़ीर आज़म साहब ने शहर के 3 बड़े नालों की सिर्फ सफाई नहीं, उसके अतराफ में सड़कें बनवाई, उनकी दीवारों को रेस किया, वहाँ के इंक्रोचर्स को रीसेटल किया, उसके लिए प्लीज़ PTI को क्रेडिट दें। शहर के 4 बड़े रोड, नॉर्थ नादवाबंद में 6 फ्लाईओवर्स मुकम्मल कराए, 6.4 किलोमीटर्स का नेपी रोड, 6.3 किलोमीटर्स का निश्ता रोड, और उसके साथ साथ आपका मंगोपी रोड अब बन रहा है। PTI को प्लीज़ क्रेडिट दें। और आखिर के अंदर पिछले साल में 2021 में PTI के MNAs MPs ने 9 अरब 90 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत के पैसे खर्च करके इस शहर के जितने भी इंटरनल इशूज़ थे, लाइक पीने के पानी की लाइन, सीवेज की लाइन्स, पार्क, स्पोर्ट्स ग्राउंड, रोड कार्पेटिंग, ये सारे काम PTI के MNAs MPs ने तो कराएं, तो उसका प्लीज़ क्रेडिट दें। और ये PTI ही है जिसकी वजह से आज सारी सियासी जमातें जो मुकाबले में आई हुई हैं, धरने दे रही हैं। चलें, ये तो सारे आपने चीज़ें गिनवा दी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बल्दियाती कवानीन की ना, लेकिन उन्होंने और चीज़ें भी तो खुर्रम शेर ज़मान साहब आपने गिनवाई हैं, विच इज़ ओके। अब ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने वादा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और कमोबेश वो सब कुछ माना जा रहा है जो तहरीके इंसाफ के मुतालबात थे। तो अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 27 फरवरी को जो आपका मार्च के जवाब में मार्च है जो होने वाला है, तो उसका कोई जवाब बनता है? आप देखिए, आप एक बात प्लीज़ समझें, ये कराची के अंदर जो जमातें एहतजाज कर रही हैं और ये सब इन्होंने जो तमाशा लगाया हुआ है, ये एक सिटी बेस्ड सियासी जमातें हैं। ये कराची की हद तक हैं, कराची से, कराची के अंदर महदूद हैं, बाहर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सूबे भर की जमात है ना, हमारी इंटरेस्ट तो सूबे भर में है। सो हम जो 26 फरवरी को जो हमारा एक एहतजाज शुरू हो रहा है घोटकी से, तो हम तो वहाँ के लिए भी हकूक़ मांग रहे हैं ना, जहाँ से बिलावल लड़काना से जीत कर आए हैं, जहाँ से आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से जीत कर आए हैं, सेवन से जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए, और जहाँ से हम जीत कर आए हैं कराची शहर से। तो हमारा आप कंपैरिजन प्लीज़ इन तमाम छोटी सियासी जमातों से ना करें। शहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक है। पीपल्स पार्टी तो देखें, कश्मीर से फारिग, गिलगित बल्तिस्तान से फारिग, ये KP से फारिग, ये पंजाब से फारिग।
आप देखिएगा सूबे सिंध के अंदर 2023 के अंदर इस सियासी जमात को हम सूबे सिंध से भी फारिग करेंगे। सूबे सिंध की जो हकीकी जमात, सही जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो आवाम के मसले हल कर सकती है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खुरम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्विकली हम कराची में ज़रा हवाओं का जिक्र कर रहे थे कि ज़रा तेज़ हो जाएंगी तो एक दो रोज़ के लिए। एयरक्राफ्ट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तूफ़ानी हवाएं चलती हैं ना, तो ख़ास तौर पे वी वांट टू शो यू हीथ्रो एयरपोर्ट पे ब्रिटिश एयरवेज़ की एक परवाज़ हादसे से बाल बाल बची है, क्योंकि तेज़ हवाओं के बायस ये जो जहाज़ था ये पहली कोशिश में लैंड नहीं कर सका। और लुक एट हाउ इट्स एक्चुअली हो पता क्या रहा है, ओह गॉड, हचकोले खाता रहा। जहाज का पिछला हिस्सा रनवे से भी टकराया जो हमने आपको देखा, लेकिन जबरदस्त पायलट ने महारत का मुजाहिरा किया, टेक ऑफ ही कर लिया दोबारा, he took it off again, तो नीचे जाने की तो कोई है ही नहीं। अच्छा, डिड यू सी द विंग ऑलमोस्ट टच्ड, लेफ्ट वाला विंग भी लगा है, पीछे टेल तो लगी है, मतलब ये काफी एक डिजास्टर होते होते बचा है। चलें, एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन के अंदर जो पैसेंजर्स थे उनका क्या हाल हो रहा होगा। आपको डर लगता है अभी तक वैसे फ्लाइंग से? मुझे कभी भी फ्लाइंग से डर नहीं लगा, लेकिन इस सिचुएशन में तो किसी को भी डर लग जाएगा। आपको डर लगता है? थोड़ा सा वो पर्टिकुलरली लाहौर कराची वाला इंसिडेंट जो हुआ था ना, PIA वाला, उसके बाद ज़रा कुछ अरसे के लिए खासा सहमा रहा था दिमाग और दिल। जाते थे या बाय कार? नहीं जाते नहीं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पे। अच्छा, अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं ना, और ऑब्वियसली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें ज्वाइन करेंगे, मुझे ऑलरेडी इस बात पे गुस्सा चढ़ रहा है। आपको रोना नहीं आ रहा था? मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा है कि कुछ चीज़ें आप देखते हैं, दहशत मचाई होती है मुल्क में, और जब वो फिर अदालतों में जाती हैं और उसमें इतने क्लॉजेज और लकूनाज और इतना कुछ हो जाता है कि वो जो आप वर्डिक्ट चाहते हैं, जो बनता है उसका, वो लगता है कि नहीं निकलेगा। बट एनीवे हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टोरी तो क्या ही बताएं, उस्मान मिर्जा आपको पता ही है, अपने मंतकी अंजाम तक अभी तक केस नहीं पहुंचा है। वो जो कपल है वो मानने से इनकार कर रहा है कि ये वही शख्स है जिसने हमारे साथ ये ज़्यादती की। नूर मुकद्दम में ज़ाहिर जाफ़र के ड्रामे आपके सामने ही हैं, कभी वो व्हील चेयर पर आता है, कभी वो स्ट्रेचर पर आता है, कभी उसे गोदियों में उठा के लेके जा रहे होते हैं। ये सारा कुछ चल रहा है। वो ओपन एंड शट केस है, उसमें भी बताया जा रहा था, फिर इस्लामाबाद पुलिस की कोई एक्सप्लेनेशन भी आई थी उस पर। खैर, ये सारे मामलात किस तरह से जल्द निपटेंगे? बिल्कुल, लेकिन नूर मुकद्दम वाला जो केस है ना, उसमें हुआ ये कि मुलजमान के वकला ने तफ्तीशी अफसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, उस पर जिरा की जिरा जब की तो कई कानूनी कमजोरियां सामने आ गई। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं की हुई थी। तो प्रॉब्लम यहाँ से आई है कि जहाँ कितने लोगों को एज विटनेस उनको लेना चाहिए था, इंटरव्यू करना चाहिए था, CCTV फुटेज को इन्वॉल्व करना चाहिए था, वो सब कुछ हुआ ही नहीं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। जी, और ये इस्लामाबाद पुलिस के मामला ख़ुद भी गले में आया कि क्योंकि मुलजिम के वकील ने दरख्वास्त दायर की जिसमें IG इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ज़ेर इल्तिवा केस में वजाहत जारी करने के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई। ये सारा मामला हम ज़रा जानते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इस्लामाबाद से, इन मामलात पर ज़रा गहरी नज़र है अयाज अकबर यूसुफ सही। अयाज, बताइएगा पहले कौन से केस की बात करें? पहले नूर मुकद्दम के केस की बात कर लेते हैं। मतलब इतना ओपन एंड शट केस, वज़ीर आज़म लाइव TV पे आके बता रहे हैं कि वो ज़रा इस केस की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेंगे। जो बच्चियां हैं वो कई दिन सो नहीं सकी, ग्राफिक डिटेल्स हैं, उस खातून को ज़िबह किया गया है इस घर में, और ये सफाक शख्स वहीं से सब कुछ सिनेरियो समेत गिरफ्तार किया गया। एक और शख्स पे भी इसने हमला किया, फिर भी मतलब अभी तक ये चल ही रहा है केस। हम एक्सपेक्ट करेंगे ना एक बेटर वर्ल्ड में कि ये मंतकी अंजाम पे पहुंचे। और अब ये कहा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज ही हैपेंड टू बी देयर, तो उसके ऊपर ये सारा चीजें थोपी जा रही हैं क्योंकि किसी और को इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं। क्या कहेंगे आज, आपको क्या लग रहा है, हो क्या रहा है इधर? देखिए हुमा अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। इस केस को आपको पता है कि जियो न्यूज़ ने बड़ा स्पेशली हमने इसको कवर किया और हमने पुलिस से थोड़ा आगे इसको रखा। ये आपको तो बज़ाहिर बड़ा ओपन एंड शट केस लग रहा है, लेकिन देखिए जब अदालत में चीज़ें जाती है ना, तो आपको प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन और एविडेंसेस यानी शहादत जिसको कहते हैं, आपने किसी चीज़ को साबित करना है कि ये कत्ल हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे मुरक्कात क्या थे, और वो कत्ल जिसने किया उसको आपने इस्टेब्लिश करना है, उस शख्स को उस जगह पे इस्टेब्लिश करना है। आपने उस बंदे को मौका वारदात पे पकड़ भी लिया, उसके पास आला कत्ल भी निकल आया, और तमाम चीज़ें आपने, क्योंकि अदालत या जज वहाँ मौजूद तो नहीं था, जो शख्स वहाँ गया है, फर्स्ट जिस बंदे ने रिस्पॉन्ड किया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने तमाम चीज़ों को ना शहादत के तौर पर नोट करना है। जैसे आपने खुद कहा कि CCTV फुटेज से लेकर
आला कतर से लेकर जो नक्शा है जहां पर ये मामला हुआ, जो पूरा तमाम चीज़ों को आपने एविडेंसेस के साथ लेके जाना होता है। और जज क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं होता, तो जज ने इंसाफ करना है, और वो जब जो भी विक्टिम है जिसके साथ ये वाकया हुआ है उनको इंसाफ देना है, और जिसने ये किया है उसको भी ये दिखाना है कि मैं आपके साथ इंसाफ करूं कि गलत तरीके से तो नहीं फंसा रहे। तमाम इन चीज़ों को आपने कड़ी से कड़ी जोड़नी होती है। बदकिस्मती से हमारे जो लोग हैं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी अगर आप तालीमी काबिलियत देख लें तो आपको हंसी आएगी। नंबर दूसरी बात, ये जब पुलिस में भर्ती हुए हैं आज से 20-20 साल पहले, 15-15 साल पहले, तो इन्होंने एक पुलिस का कोर्स किया होता है, बेसिक लॉ कोर्स, 9 महीने का, 8 महीने का। उसके बाद इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनको किसी किस्म के इन्वेस्टिगेशन आजकल की, क्योंकि साइंसी जो है दौर है, इसमें मोबाइल डाटा आ चुका है, इसमें फोरेंसिक एविडेंसेस आ चुके हैं, तो आज भी हमारी पुलिस रिवायती तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो बदकिस्मती ये है कि अदालत सवाल तो साइंसी करती है, लेकिन वो जो आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो रिवायती तफ्तीश लेके आता है, तो चीजें आपस में मैच नहीं करती। तो फिर मैं और आप जब इसको रिपोर्ट करते हैं तो हमें लगता है कि केस खराब हो गया, और केसेस इस तरीके से तो लोग एक्विट हो रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं। यहाँ से पुलिस बंदा पकड़ती है, आपको और मुझे ओपन एंड शट केस लग रहा है, लेकिन इसमें ये मैटर नहीं करता कि नूर मुकद्दम केस में जाहिर जाफर खुद एडमिट कर चुका है, खुद कन्फेस कर चुका है। ये मैटर नहीं करता कि वो कह चुका है कि मैंने किया। देखें, ज़ाहिर जाफर ने अदालत में नहीं कहा कि मैंने किया, 164 का बयान भी नहीं हुआ, ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। देखें, मैं वही आपको कह रहा हूँ, कानूनी तरीके से ज़ाहिर जाफर का 164 का बयान नहीं है। 164 का बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने खुद जो है वो बगैर, देखिए पुलिस की कस्टडी में मैं और आप कोई बयान देंगे, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मैं कुछ भी कह दूं क्योंकि अदालत मुझसे पूछेगी आपने नहीं, तो इसका बयान हुआ ही नहीं है, इसने बयान में इकरार नहीं किया जो इसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान 164 का बयान इसका हुआ ही नहीं है, इसने किया ही नहीं। इस पुलिस के सामने इसने 120 बयान चेंज की, कभी कहता है मैंने किया है, कभी कहता है मैंने नहीं किया। वो तो ठीक है। अच्छा, ये जो सीसीटीवी वीडियोस हैं जिसमें वो नूर मुकद्दम जो है वो खिड़की से छलांग लगा रही हैं, ये दोनों उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, उसकी क्या हैसियत है सारी मामले में? सीसीटीवी वीडियोस भी अभी जो नया कानून पास हुआ है, अब सीसीटीवी फुटेजेस को और इनको कानून का शहादत का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे पहले जो पीनल कोड्स हैं, कानून है, क्योंकि मैं कानून दान तो नहीं हूँ, क्योंकि एक रिपोर्टर हूँ, तो मैं जो पहले देखता रहा हूँ मैं उसी की देखूंगा कि पहले इसकी कोई कानूनी हैसियत वीडियो एविडेंस की इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब जो ये नया कानून पास हुआ है या हो रहा है, उसके हवाले से अब वीडियो एविडेंसेस को जो है वो अब इस शहादत। अच्छा, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको कब तक लगता है, कितने महीनों या कितने हफ्तों में कोई फैसला आ जाएगा नूर मुकद्दम के केस का? देखिए जी, फैसला अभी, क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर जाफर की जो ज़हनी हालत आप जो दिखा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं मीडिया पे भी, तो मुझे तो लग रहा है कि अभी मेडिकल बोर्ड में ये मामला जाएगा, फिर मेडिकल बोर्ड ये लिखेगा, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था फ्रॉम डे फर्स्ट कि जी इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसका इलाज कराया जाए। तो मुझे तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि केस और लंबा जाएगा। या जितने भी उम्र है इसकी, वो पूरी जिंदगी आराम से गुजारता रहा है, कंपनियों का मालिक, दुनिया फिर रहा है, पढ़ाइयाँ हो रही हैं, नौकरियाँ हो रही हैं, अभी इस पॉइंट में आके उनको कोई दिमागी तकलीफ होगी है। खैर एनीवे, फॉरगेट दैट, आगे चलते हैं। ये दूसरा जो केस है, ये कपल हरासमेंट केस का, उस्मान मिर्ज़ा, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो जो कपल है जिनकी अब शादी हो चुकी है वो प्रेशराइज्ड है, वो इसीलिए मुड़ रहे हैं अपने बयान से, जबकि वीडियो सामने है कि कौन है कौन नहीं है, वो परपेट्रेटर भी उधर है, वो कपल भी उधर है, एवरीथिंग इज क्लियरली इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। स्टेट आई थी बीच में, अब स्टेट भी बीच में इन्वॉल्व हो गई। अब कैसे कपल पीछे, इस बात को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि वो किस तरह प्रेशराइज, पहले हरासू हैं अब प्रेशराइज हो रहे हैं? देखिए, इस केस का जो मुद्दई है ना, वो उस वक्त SHO आसिम गफार, जो अभी आजकल बेचारा ज़ेर-ए-ताब भी है, वो इसका स्टेट मुद्दई है। इस केस का जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पहलू मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें मुद्दई वो जोड़ा नहीं है, मुद्दई इसमें स्टेट है, यानी पुलिस खुद इसमें मुद्दई है। तो इस केस को हम थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, उसमें मुद्दई जो है एक पार्टी है और इसमें मुद्दई जो है स्टेट है। बज़ाहिर इसमें लकूने बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो जोड़ा है जो जिसके साथ ये जुल्म हुआ है, वो अब थोड़ा सा प्रेशराइज भी लगता है, और लग रहा है कि वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि किसी तरीके से वो अब इस केस से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो हो सकता है उनको धमकियाँ दी जा रही हो, लेकिन उस हवाले से भी हकायक सामने नहीं आए। लेकिन इसमें देखें ना कि इन्वेस्टिगेशन इतनी ज़्यादा पैथेटिक है या इतनी ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है कि अब वो केस खुद ब खुद ही इतना वीक होता जा रहा है कि अगर सजा हुई भी तो इतनी नॉर्मल होगी। इतना बड़ा केस है कि वो अब कुछ दिन में ये जो विक्टिम, जो कल्प्रिट है, वो बाहर आ जाएगा। इस हवाले से जो SSP यहाँ पर लगाए गए थे,
थोड़ा सा ये बात बड़ी जरूरी है। एसएसपी विंग इन्वेस्टिगेशन विंग इस्लामाबाद में अलहदा कर दिया गया था कि इस तरह से वाकयात हो, ताकि एसएसपी सीनियर लेवल का आदमी बैठा हो और इस किस्म के वाकयात को देखे। लेकिन एक एसएसपी बैठाने के बावजूद भी नूर मुकद्दम केस मिसमैनेज हो रहा है आपके सामने। ये उस्मान मिर्जा केस आपके सामने एक सब स्टैंडर्ड किस्म की, एक नाकिस किस्म की तफ्तीश की नजर हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। तो वो उसको एसएसपी को हटा दिया गया है। अब नए एसएसपी साहब जो पहले एसएसपी ऑपरेशन थे उनको लगाया गया है। अब वो क्या करते हैं, लेकिन इससे चेहरे बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ रहा है कि जो बहुत शुक्रिया असर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस द डिटेल्स। और आप कभी कभार कुछ ऐसे केसेस होते हैं ना, यू विश के वो कहीं सुपर स्पीड पे जा रहे होते हैं और एग्जैक्टली उसी तरह ही चल रहे होते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। ये दोनों केसेस में ऐसा नहीं लग रहा मुझे, वैसे पर्सनली आई एम जस्ट सेइंग। आगे चलें? हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं। और मैं तो कल वाला केस उस पर भी पता है मैं काफ़ी देर सोचता रहा। वो जो एक बच्चा अगवा हुआ था 2 साल का, बड़ी अच्छी बात है, पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। 500 रुपए के एवज वो औरत किसी और का बच्चा किसी और को बेच के चली गई। 500 रुपए के खाना खाना था, क्या करना क्या था। मुझे उस 500 जिसको इतनी तलब हो, और ये स्टोरी झूठी बताई उसने कि मेरे 11 बच्चे हैं और 500 रुपए के एवज वो देके चली गई। खैर वो पकड़ी गई फिर, लेकिन बड़ी अच्छी वैसे 9 घंटे में जरा। ये लाहौर से अगवा हुआ था बच्चा, कसूर से गालिबन ये सारा वाक़या फिर बना, या कसूर से हुआ था और लाहौर से मिला, कसूर से हुआ था और लाहौर से मिला। सो ये 2 शहरों का मामला है। खैर यस वी नीड टू चेंज द मूड। पेशावर को दुनिया के उन 3 शहरों में शामिल किया गया है जहां माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। बीआरटी पेशावर 9 फरवरी को पायदार ट्रांसपोर्ट अवार्ड वसूल करेगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ज़ेर निगरानी होने वाले इन अवार्ड्स की तकरीब वाशिंगटन DC में एक्चुअली होगी। ज़बरदस्त। अच्छा जी, पेशावर के अलावा कोलंबिया का दारुल हुकूमत बोगोटा और एस्टोनिया का भी एक शहर है जिसका मैं नाम बिल्कुल नहीं ले सकती, वो अवार्ड के लिए उनको भी नामजद किया गया है। और पेशावर में बीआरटी सिस्टम जो है शुरू होने के बाद पुरानी वैगन्स जो चलती थी ना, उनमें सफ़र का रुझान तकरीबन ख़त्म हो गया, which is actually the success of the BRT, I would say। और इसलिए शहर की फ़ज़ा पर मुस्बत असरात इससे पड़ा और माहौल दोस्त है ये ट्रांसपोर्ट। इसी सारे सिलसिले में हम बात करेंगे। उमैर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमैर साहब। उमैर साहब, BRT को दुनिया के उन 3 पेशावर को इसकी वजह से शामिल किया गया है जहाँ माहौल दोस्त सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट मौजूद है। कितना बड़ा हिस्सा है पर्टिकुलरली पेशावर BRT का पेशावर के लिए ये अवार्ड हासिल करने में? पाकिस्तान और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और BRT पेशावर का इसमें बुनियादी किरदार, बुनियादी हिस्सा है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम समझते हैं कि इससे पहले ऐसा कोई भी जो कि अवार्ड या ऐसे कोई एजाज़ी तस्करा किसी को भी हासिल नहीं हुआ और ये इस दौड़ में 38 से 40 ममालिक शरीक थे जिसमें भारत, चीन, रूस और अमेरिका शामिल थे। उसमें पेशावर BRT का एजाज़ी तस्करा अवार्ड हासिल होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और बेहद इसमें जो है वो समझते हैं कि जो लोगों का किरदार है, पेशावर के शहरियों का इसमें किरदार है, उनकी जाने से जिस तरह से मावनत फराहम की गई, जिस तरह से सपोर्ट किया गया, जिस तरह से सिस्टम को पज़राई हासिल हुई और उसी तरह सिस्टम ने भी उसी रफ्तार से लोगों को एक बेहतरीन और काबिल एतमाद सफरी सहूलत दी, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को बआसानी सफरी सहूलत मैसर है, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो ख्वाजा सिरा हैं, चाहे वो माजूर अफराद हैं, चाहे वो आम अफराद हैं। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और यौमिया जो उसका सफरी ज़ादोशुमार है उस पर दिन ब दिन इजाफा देखने में आया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमने दी, बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम का आगाज़ किया, पाकिस्तान की अपनी नौयत की पहली मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस का आगाज़ किया। इसके साथ साथ जो पुरानी शहर में चलने वाली बसीदा बसें थीं, वैगनें थीं, उनका खात्मा किया, उनको स्क्रैप किया गया, उनके मालिकान को अदायगियाँ दी गई। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसकी पज़राई जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इसको हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस पर तनकीद करने वालों के लिए एक वो है कि कारकर्दगी BRT की मुंह बोलता सबूत है इसकी कामयाबी का। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि BRT इतना कामयाब प्रोजेक्ट है और इतना फ़ायदा भी हो रहा है इससे, तो किसी दूसरे शहर में ये मॉडल का सोचा आप लोगों ने या फिर पेशावर में इसे एक्सटेंड करने का कोई प्लान है आपका? क्योंकि ऑब्वियसली ज़रूरत तो डेफिनेटली है हर जगह।
फेज़ 1 जो BRT का वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। जो फेज़ 2 है हम इसको बिल्कुल एक्सटेंड कर रहे हैं और ये ऑलरेडी प्लानिंग में शामिल है। उस पर काम जारी है कि इसके फेज़ 2 का जल्द से जल्द जो फिजिबिलिटी है उसको मुकम्मल किया जाए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि रवां साल में फेज़ 2 के ऊपर भी काम शुरू होगा। और मैं आपको ये भी बता चलूँ कि इस रवां साल BRT का जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है इसमें मज़ीद बसेस भी ऐड होंगी और मज़ीद रूट्स को भी फाल किया जाएगा। अभी भी जो है 158 बसेस के साथ हम ऑपरेशन चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2,54,000 2,56,000 के करीब जो लोग हैं उसमें यौमिया सफ़र कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक कामयाब मंसूबा है और इसमें जो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जो सफरी दादोशुमार है वो खुद साख्ता है, खुद मुँह बोलता सबूत है इसकी कामयाबी का। और मैं एक बार फिर बता चलूँ कि जो पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला मुनफरद प्रोजेक्ट है BRT पेशावर जो कि माहौल दोस्त है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ ये आप बेशक लोगों से भी जान सकते हैं और ये हमारी सफरी दादोशुमार जो हैं ये खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है उसका एक रिजल्ट है। अच्छा, लास्टली से ये बताइएगा कि आपने कहा कि इसका सर्टनली आपका इरादा तो है, अब कुछ शिकायत भी आ रही हैं जैसे कुछ जराइम वगैरह रिपोर्ट हो रहे हैं, जेब कट रही है, उसके कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जेब तराशी वगैरह के, तो सिक्योरिटी का निज़ाम आप समझते हैं कि मुनासिब है या इसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है? जी देखें, BRT पेशावर में एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे CCTV कैमरास लगे हुए हैं। 700 से ज़्यादा कैमरास नस्ब हैं, बसेस के अंदर कैमरास हैं। अब जहाँ 2.5 लाख लोग सफ़र कर रहे हों वहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात होना और वाक़यात की निशानदही और वाक़यात का सद्देबाब करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। जो भी हमें इस तरह की केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारी हेल्पलाइन पर रिपोर्ट होते हैं, बिल्कुल हम उनको कानून नाफिज करने वाले अदारों को CCTV फुटेज जो होती है बसेस की या इवन स्टेशन की भी हम फराहम करते हैं और इन CCTV फुटेज की बदौलत जो पुलिस है उसने बर वक्त कार्रवाई भी की और बहुत सारे ऐसे ग्रोहों का सुराग भी लगाया, उनका सद्देबाब भी किया। हमारी लोगों से फिर ये रिक्वेस्ट होती है कि जो अपना सामान है उसकी हिफाजत खुद करें, कोशिश करें कि जो बसेस में चढ़ते और उतरते वक्त अपने सामान को अपने पास रखें और केयरलेसनेस का जो मुजाहरा ना करें। उनके 2.5 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र करें, तो लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर बनती है कि कोशिश करें क्यू में आए, कोशिश करें कि जो सिस्टम है उसके जो रूल्स रेगुलेशन है SOPs उसकी जो है वो पासदारी करें। बहुत ही उमैर खान साहब, तर्जुमान BRT, बहुत ही नॉस्टैल्जिक जुमले पे आपने अपनी गुफ्तगू खत्म की। अपने सामान की हिफाजत खुद करें, मतलब it takes you to 80s and 70s and late 90s and there is nothing wrong in that, there is nothing wrong in that कि आपने रखवाली खुद ही करनी है। आपने बचपन में देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कभी आपने सफर किया हो तो रस्टेड से ना वो बोर्ड्स लगे होते थे, फिर बस स्टेशंस पे भी लगे होते थे, काफी जगह हमने पढ़ा हुआ। वैसे दुनिया में कहीं भी जाए ना टूरिस्ट तो आपको बताएंगे चोरियां हो जाती हैं, पिक पॉकेट्स हर जगह होते हैं और अपने सामान की खुद ही आपको रखवाली करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अपने सामान की खुद हिफाजत करें। वैसे ही अच्छा जुमला है ये, NFT होना चाहिए इसका भी। चलो जी, जब से हमने NFT समझा नहीं है अभी क्या है, लेकिन बस समझा नहीं है। लेकिन आपको पता है जस्टिन बीबर ने, खैर आपको कभी किसी दिन ना ये सारा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जस्टिन बीबर ने कल एक खरीदा है मीम खरीद लिया उसने, वो ब्लॉकचेन में पड़ा रहेगा और उसने मतलब उसके पैसे भी दे दिए, क्या होगा। हाँ, महंगी दवाओं से जी परेशान अवाम के लिए एक और खबर जो कि आपको और ज़रा परेशान कर देगी कि जो आम सी सर दर्द और बुखार वगैरह की गोली होती है ना, जिसका फार्मूला है पैरासिटामोल, उसके मुख्तलिफ नाम है, तो वो अब महंगी हो गई है माशाल्लाह। और वो महंगी हो गई है, एक गोली कितने की मिलेगी? 2 रुपए 67 पैसे एक गोली। हाँ। और साथ आपने 2 तो शायद खानी होती हैं, इसका वही वाला हिसाब है। तो ये लो जी, ये हो गया। और ये भी आपको याद दिलाते हैं, बाय द वे इसकी अप्रूवल भी हो चुका है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कीमत बढ़ाने की हामी भर ली। और इससे पहले आपको याद दिलाएं, लाहौर पेशावर के बाद कराची में भी मिल नहीं रही थी भाई। वुड यू बिलीव कि कहीं नहीं मिल रही थी और यहाँ तो कराची में तो मिल ही नहीं रही थी। देन आई वाज ट्रैवलिंग टू लाहौर और वहाँ जाके फिर मुझे पता नहीं कहाँ से मिल गई, मैंने 2 डब्बे ले लिए। सो इस वक्त अगर किसी को मुझसे चाहिए एक गोली, मैं आपको 500 रुपए में देने को तैयार। इसी को तो हम डिस्करेज करते हैं, इसी को तो हम डिस्करेज करते हैं। अब्दुल्ला के लिए थी, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपने। ये सिर्फ अब्दुल्ला के लिए, आपने मुनाफाखोरी नहीं करनी है आपने इस तरह मामलात में। फॉर यू गाइज इट्स मुफ्त, फ्रॉम मी For him 500 rupees. अच्छा जी, we are gonna see you tomorrow और आज है क्वेटा ग्लैडिएटर versus इस्लामाबाद यूनाइटेड। Yay for Islamabad. Wear a mask. See you tomorrow.